नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर जाएंगे। बिहार के भागलपुर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी यहां से किसानों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी एक विशेष विमान से नई दिल्ली से सीधे पूर्णिया स्थित चूनापुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। दोपहर 1:25 में उनका आगमन होगा। 5 मिनट बाद वो भागलपुर के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। 2:10 पर पीएम भागलपुर पहुंचेंगे और शाम 4:17 पर वह वापस पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम यहां किसान सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी भागलपुर से किसान सम्मान निधि योजना के करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को 23,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले ही बिहार वो पहुंचे और मखाना की खेती करने वाले किसानों से बातचीत की, ताकि हालिया बजट में घोषित बहुचर्चित मखाना बोर्ड के लिए योजना बनाई जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी आज अपने बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं और इसमें वह भागलपुर पहुंचेंगे। एक विशेष विमान से नई दिल्ली से सीधे पूर्णिया के एयरपोर्ट पर वह उतरेंगे और उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर लेकर के वो भागलपुर जाएंगे। फिर शाम में वापस पूर्णिया से नई दिल्ली लौट आएंगे और यहाँ पर वह किसान सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी भागलपुर से किसान सम्मान निधि योजना के करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को 23,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भागलपुर पहुंच चुके हैं और मखाना की खेती करने वाले किसानों से उन्होंने बातचीत भी की है, क्योंकि हाल ही में बजट में जो मखाना बोर्ड को लेकर के बातचीत निकली थी, उसके लिए योजना बनाई जा सके। तो चुनावी साल में किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम बिहार दौरा, और क्या इसलिए भी यह अहम है क्योंकि अब आने वाला चुनावी साल, इसी साल में चुनाव होने हैं बिहार में, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को क्या राजनीति के तहत, चुनाव के तहत भी देखा जा रहा है, और वहां पर आज उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? दानिश जी कुणाल, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, वो 2:05 में प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंच जाएंगे। भागलपुर में मंच से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। हाँ। उसके बाद कहीं भी ऐसी योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जिससे बिहार वासियों को उससे बहुत सारे फायदे होंगे। इसको लेकर सुरक्षा को लेकर जो बात है कि उसमें 2 किलोमीटर पहले ही सभी गाड़ी को रोक दिया गया है। जो वाहन का जो पार्किंग बनाया गया है, वो मंच से 2 किलोमीटर पहले ही किया गया है। इसमें बिहार सरकार की पुलिस की तैनाती 4,000 से 5,000 की पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसमें खासकर एनडीए के जितने नेता है, उसमें एक अलग सा जोश है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीना में विधानसभा चुनाव, इसमें ये लोग इस तरह से प्रधानमंत्री की जिस तरह से घोषणा की है, उसमें एनडीए को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट लग रहा है। इसलिए इन लोग में अलग सी जोश है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई आ रही है। वो आपको बता दें, जहां झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का शुरुआत होने वाला है। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र यह 27 मार्च तक चलेगा। तो यह बड़ी खबर आपको झारखंड से जुड़े हुए में बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। इसी दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की है। रविवार को बजट सत्र से ठीक पहले सभी दलों ने अपने विधायक दल की बैठक की। बजट सत्र में मैट्रिक और इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और इस सत्र में आपको बता दें कुल 20 कार्य दिवस होंगे। यह बजट सत्र झारखंड विधानसभा का 27 मार्च तक चलने वाला है और इसमें झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, वह वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट
को पेश करेंगे। बजट सत्र के संचालन के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने एक अहम बैठक की है। रविवार को बजट सत्र से ठीक पहले सभी दलों ने अपने विधायक दल की बैठक की और बजट सत्र में मैट्रिक इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले, जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर हंगामे होने के आसार हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, तो अब देखिए झारखंड के बजट सत्र की बारी है और ऐसे में यह खास भी होने वाला है क्योंकि लगातार ऐसा अमूमन कम ही होता है जब बजट सत्र बिना हंगामे के सुचारू रूप से चल जाए। इस बार क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? बजट सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है? पूरी अपडेट। देखिए कुणाल, ये जो है अब से थोड़ी देर बाद जो है झारखंड का जो बजट सत्र है जो 27 मार्च तक चलेगा वो शुरू होने वाला है। ये लगभग जो है 20 दिन जो है लगभग वर्किंग डेज होंगे, इस पर कार्य दिवस होगा। इसमें है इस बार भी जो बजट सत्र होगा, क्योंकि झारखंड सरकार जब से झारखंड का बिहार से अलग होकर बना है, हमेशा से ये रहा है ये है कि यहाँ जो है बजट सत्र जो होता है वो पूरी तरह हंगामेदार होती है। इस बार भी जो है वो हंगामेदार होने की जो है वो प्रबल ये है। अब जो देखने वाली बातें हैं कि जो है बजट सत्र से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विरोधी दल के जो नेता होते हैं, जो प्रतिपक्ष का जो नेता है, वो भाजपा की ओर से अभी तक उसका कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो ये जो है सो ये मुद्दा जो है वो पक्ष के जो जितने विधायक है, जो सरकार के लोग हैं, उन लोग ये इस बात को उठाएंगे कि भाजपा जो है वो बिना विपक्ष के मुखिया के बिना ये जो है सो बजट सत्र स्टार्ट हो। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, यानी जो भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, वो बराबर जो है लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 2-3 जो अहम मुद्दे हैं उस पर जो है लगातार घेरने की कोशिश करेगा। तो कुछ ही देर पहले जो हमारी बातचीत हुई थी तो हमने उनसे सरकार के जो विपक्षी दल के जो मुखिया हैं यानी कि बाबूलाल मरांडी से उन्होंने कहा था, हमने पूछा था कि क्या ये इस बार आप लोग बिना जो है विधायक दल के नेता के पहले ही आप लोग अगर पक्ष में सदन में आएंगे तो ये कैसा होगा? ये लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो जो है तो कहा कि देखिए ऐसी बात है कि पिछले जो अगर सत्र की बात देखी जाए, पिछले जो सरकार की बात देखी जाए तो हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता था कि जो है हम लोग की जो है विधायक दल के नेता के लिए सरकार जो है हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है कभी कुछ कहे ही नहीं या उस पर कोई भूमिका ही नहीं निवर्त किया गया। तो इस बार भी ऐसा होगा। तो ये इस बार नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अब क्या कुछ होगा, अब शुरुआत तो होने वाली ही है। अब देखना दिलचस्प होगा बजट सत्र आगे कैसे बढ़ता है झारखंड का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा विवाद से जुड़ी हुई आ रही है, जहां कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद गहरा गया है। कर्नाटक के बेलगावी में एक बार फिर से सीमा विवाद को लेकर तनाव गहरा हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां सीमा विवाद को लेकर अब बेलगावी में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद गहरा गया है। बेलगावी के मरिहाल इलाके में एक बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई है क्योंकि वे मराठी में बात नहीं कर रहे थे। इस घटना के बाद राज्य में कन्नड़ और मराठी भाषी समुदायों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने लोगों से भड़काऊ तत्वों के बहकावे में न आने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कन्नड़ और मराठी भाषी लोग वर्षों से सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, हम इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश क्यों करें। सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, देखिए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र यूं तो अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, लेकिन अब देखिए इसी बॉर्डर को लेकर, सीमा विवाद को लेकर यह तनाव गहरा गया है, बढ़ गया है। क्या कुछ है पूरा मुद्दा और अब अभी की स्थिति क्या है? जिस तरह से कर्नाटक विवाद को लेकर फिर से गरमाया हुआ है मामला। कर्नाटक की जो बस थी वो महाराष्ट्र में जब एंट्री कर रही थी तभी वहां पर जो कंडक्टर से मराठी भाषा में बोलने के लिए कहा गया, हालांकि उसने मराठी भाषा नहीं बोला, इसको लेकर विवाद हुआ था। वहीं जो महाराष्ट्र की जो बसें हैं वहाँ कर्नाटक बोलने को लेकर, भाषाओं को बोलने को लेकर वहाँ पे विवाद हुआ है। हालांकि दोनों तरफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में
जांच की जा रही है। लेकिन 120 बसें महाराष्ट्र से कर्नाटक जो रोज चलती हैं वो प्रताप सरनाइक जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा बंद कराया गया है। जब तक ये विवाद शांत नहीं होता है तब तक दोनों तरह की जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। और इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन अब फिर से ये मामला गरमाया हुआ है। हालांकि इस बार जो मामला है वो भाषा को लेकर गरमाया किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यूपी बोर्ड की तरफ से संचालित हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं अब शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए जिले में 218 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,55,102 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होकर 12 मार्च तक कराई जाएंगी। परीक्षाएं 2 पाली में होंगी। परीक्षा में हाई स्कूल के 74,938 और इंटर के 80,164 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 218 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जनपद में 24 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए 6 सचल दस्ते भी गठित किए गए हैं। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी है। अब देख सकते हैं इस वक्त मैं तिलकधारी इंटर कॉलेज पे हैं। अब देख सकते हैं बच्चे जो है क्लासरूम में जा रहे हैं। अब देख सकते हैं और यहाँ पर जो है देख सकते हैं बच्चे जो है काफ़ी उत्साह के साथ जो है परीक्षा कराने जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें सुरक्षा की बात करें यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की है। अब देख सकते हैं और ले चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं पैनल की तरह चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की घड़ी और तमाम ऐसे उपकरण न जाए जिसके खिलाफ अगर कोई ऐसा पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं और यहाँ पे तैयारियों की अगर बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से अगर बात करें देख सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है और साथ ही बच्चों को कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस सेंटर पे कड़ाई से जो शासन की गाइडलाइन है, जो नियम है, उसका पालन भी कराया जा रहा है। जौनपुर से पंकज, एपीएन चैनल के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना के मसौढ़ी में एक ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई है। पटना के मसौढ़ी में रविवार देर रात बालू लदे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर पटना से हम आपको बता रहे हैं, जहां पटना के मसौढ़ी में रविवार देर रात बालू लदे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पानी भरे गड्ढे में गिर गई। ट्रक ऊपर और ऑटो उसके नीचे था। एक्सीडेंट में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने जेसीबी से शव को बाहर निकाला है। घटना मसौढ़ी नौबतपुर मार्ग पर धनीचक मोड़ पर हुई है। मसौढ़ी के एसडीओ नववैभव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। यह हादसा देर रात हुआ है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत कार्य चलाया गया। गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तो देखिए यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह घटना कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है। पटना की यह घटना है, जहां मसौढ़ी में बालू लदे एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ऑटो में सवार 7 लोगों की जान चली गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पानी भरे गड्ढे में गिर गई थी, जिसमें ऑटो नीचे था, ट्रक उसके ऊपर था। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से शवों को किसी तरह बाहर निकाला गया। पुलिस को हालांकि सूचना दे दी गई थी और पुलिस भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, तो ये अपने आप में हृदय विदारक घटना और जिस तरह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यह कहानी बयां कर रही है कि कितनी विभत्स ये दुर्घटना हुई होगी। कैसे हुआ यह पूरा हादसा, अभी तक क्या कुछ अपडेट है, कितने घायल हैं, कितने लोगों की जान चली गई, पूरी खबर बताइए। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये हुआ कि जो मजदूर थे वो अपने घर जा रहे थे, ऑटो पे सवार होकर कुल 9 से सवार थे। और जो हाईवा था उसका अचानक ब्रेक फेल होने के कारण वो उसको पीछे से टक्कर मार के हाईवा खुद भी और ऑटो दोनों वो एक गड्ढे में जाके गिर गया,
जिसके ऑटो के ऊपर हाईवा होने के कारण उसमें लोग वहां से निकल नहीं पाए और जो बाद में निकाले गए तो उसमें 7 लोग की मृत्यु हो चुकी थी। 2 लोग जिनकी सांस चल रही थी उनको पटना एम्स भेजा गया इलाज के लिए, मगर उनकी भी हालात जो है नाजुक है। और इधर पुलिस ने सभी लोगों की पहचान कर लिया, उनके घर के लोगों को जानकारी दे दिया। बाकी सभी 7 जो लोग मृत्यु हो चुकी है उन लोग की पोस्टमार्टम होने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जो बता रहे थे कि किस तरह ये पूरी घटना हुई है और कैसे इसमें 7 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही 2 अन्य लोग भी हैं, वो भी गंभीर अवस्था में इलाजरत हैं। उन्हें पटना एम्स भेजा गया है जहां फ़िलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन यह जो दुर्घटना हुई है यह दुर्घटना बहुत ही विभत्स थी और बालू लदे हुए ट्रक हाईवा ने एक ऑटो को देर रात ही टक्कर मारी और जिसके बाद ये दोनों गाड़ियां पलट गई। हालांकि ऑटो के ऊपर यह ट्रक पलट गया जिससे ऑटो सवार लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां बस्ती ज़िले के हरैया नगर में एक भीषण आगलगी की घटना हुई है। बस्ती ज़िले के हरैया नगर में मोबाइल की दुकान में आग लग गई और आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना रविवार रात की है जहां मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और यह हादसा हो गया ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस आगलगी में 5 लाख रुपए नकदी सहित 2 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। दुकान के लोगों ने बताया कि वो लोग घर चले गए थे दुकान को बंद करके और जैसे ही धुआं उठने लगा तो फिर वहाँ के लोग मौके पर पहुँचे। घटना को देखकर दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। फिर पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान में जितने भी सामान रखे हुए थे, जिनमें लैपटॉप, प्रिंटर, कैश काउंटिंग मशीन, लैमिनेशन मशीन, मोबाइल, ये सारे सामान थे। ये सारे सामान जलकर खाक हो गए। तो मोबाइल की दुकान में आग लगी की यह घटना हुई है। यह पूरा वाकया बस्ती ज़िले का है। वहाँ के हरैया नगर में एक मोबाइल दुकान में आग लग गई। हालांकि प्रारंभिक सूचना के अनुसार यह आग लगी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है और इसमें दुकान के अंदर जो भी सामान था सारा माल जलकर राख हो गया। भारी मात्रा में नकदी भी थी। बताया जा रहा है 5 लाख रुपए नकदी थी, 2 लाख रुपए के सामान थे और ये सब आग की जद में आ गए और उसके बाद ये सब जलकर राख हो गए। हालांकि फिर पुलिस को सूचना दी गई। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बताया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके वारदात पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। तो बस्ती की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में आग लग गई और इसके बाद काफ़ी सामान जलकर, कमोवेश पूरा सामान ही जलकर राख हो गया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।